देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि एएसआई सर्वे को लेकर ज्ञानवापी की तरफ से बड़ा फैसला है। ज्ञानवापी में हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। एएसआई पर कोर्ट का स्टे बरकरार। ज्ञानवापी मामले को लेकर एएसआई पर कोर्ट का स्टे बरकरार रखा गया है। बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे को रखा बरकरार। एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे को बरकरार रखा है। 3 अगस्त तक जारी रहेगी सर्वे पर रोक। अब 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक जारी रहेगी। मामले में 3 अगस्त को फिर सुनाया जाएगा बड़ा फैसला। ज्ञानवापी मामले को लेकर स्टे बरकरार है। एएसआई सर्वे को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, एएसआई पर कोर्ट का स्टे बरकरार रखा गया है। तो यहाँ पर बड़ा फैसला आया है। यहाँ पर हाईकोर्ट ने यहाँ पर फैसला देते हुए कहा है कि अब 3 अगस्त तक इस पे जो रोक है वो जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला यहाँ पर था। जब सर्वे यहाँ पर शुरू कराया गया था वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली होगी, पर यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है उनको निराशा हुई होगी। हालांकि अभी 3 अगस्त को जो फैसला आएगा, 3 अगस्त के बाद उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि हाईकोर्ट ने इस मामले को कहाँ तक संज्ञान लिया है और किस तरह से इसको फैसला देंगी। क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्षों के लोगों ने दलील रखी है और सबने अपनी अपनी बात कही है। हिंदू पक्ष ने अपना यहाँ पर दलील रखी है और मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात यहाँ पर कही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि किस पक्ष की दलील को कितना संज्ञान यहाँ पर हाईकोर्ट लेगा, उसके हिसाब से यहाँ फैसला देगा। हालांकि जिस तरह से लगातार इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। और जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम पक्ष अगर बात करें तो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जो फरहान नकवी है, जो वकील हैं, वो भी लगातार ये कहते चले आ रहे थे कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए और इससे मस्जिद को क्षति पहुंच सकती है। हालांकि एएसआई ने वहाँ पर स्पष्ट, जो एएसआई के डायरेक्टर हैं अनंत त्रिपाठी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस पर जो हमारा सर्वे होगा ये मस्जिदों के द्वारा से होगा, यहाँ पर खुदाई जैसी कोई चीज नहीं होगी और यहाँ पर कोई संशय नहीं है और कोई क्षति यहाँ पर मस्जिद को नहीं पहुंचाई जाएगी। और ये उन्होंने हलफनामा के माध्यम से वहाँ पर दिया भी है। अब फैसला फिलहाल 3 अगस्त के बाद आएगा और स्पष्ट हो पाएगा कि वहाँ पर सर्वे होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो कितने दिन का समय उनको दिया जाएगा सर्वे करने के लिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी परिषद के एएसआई सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा कि ज्ञानवापी में ना मंदिर है ना मस्जिद है, वहां बौद्ध स्थली हुआ करती थी। इसी मुद्दे को लेकर प्राइम टीवी ने सपा राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है। साथ ही इंडिया अलायंस और आगामी विधानसभा सत्र के संबंध में भी बातचीत की है। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। सर, कल एक बयान आपके द्वारा दिया गया था, इसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी में जो एएसआई सर्वे हो रहा है वहाँ पे मंदिर मस्जिद नहीं बल्कि बौद्ध मठ था। इसको लेकर आपका क्या आधार है? देखिए, मैंने कहा था कि चूंकि एएसआई सर्वे की जांच का आदेश माननीय न्यायालय से हुआ है, इसलिए उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, माननीय उच्च न्यायालय में बहस चल रही है, इसलिए उसे हम बहस का विषय नहीं बनाना चाहते। रही बात, जब किसी मस्जिद और मंदिर की बात बहस चलेगी तो नित्य नए विवाद पैदा होते रहेंगे। हमारे देश में संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम का, आपसी सौहार्द का, भाईचारे का। यहाँ तक कि हमारे यहाँ एक प्रचलित नारा भी लगता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। तो इस विवाद से भाईचारा कहीं न कहीं आहत होगा, आपसी सौहार्द बिगड़ेगा। इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धर्मस्थल की जो यथास्थिति रही है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा अगर विवाद होता ही रहेगा तो नित्य नए विवाद पैदा होते रहेंगे, विवाद का कभी अंत नहीं होगा। अगर आज मस्जिद के पहले कहीं मंदिर था तो उस मंदिर के पहले क्या था, बात वहां तक जाएगी। क्योंकि बहुतेरे हिंदू धर्म स्थल बौद्ध मठों को तोड़ के बनाए गए हैं
तो अतीत के इतिहास में अगर जाइएगा तो विवाद तो कभी अंत नहीं होगा। हर मंदिर पर सवाल उठेगा कि ये पहले बौद्ध मठ था। सर्वे को किस नज़र से देखते हैं? सर्वे का तो स्वागत है, चूंकि माननीय न्यायालय के आदेश से हो रहा है, और क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में बहस चल रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे चल रही है, और सर्वे संबंधित बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी संज्ञान में है, और सर्वे संबंधित आदेश भी माननीय न्यायपालिका का है, इसलिए उस पर कोई बहस नहीं। 7 से 11 तारीख तक विधानसभा का सत्र चलेगा। सड़क पे भी आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पार्टी के विभिन्न अभियान चला रहे हैं 24 को लेकर। अगर बात की जाए तो इस बार के सदन के सत्र में किन प्रमुख मुद्दों को लेकर आप पटल पर रखते हुए नजर आएंगे? देखिए, आज पूरे देश में बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या हो गई है। करोड़ों नौजवान आज बेरोजगार होकर के अपने रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है। बेतहाशा कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम आसमान पर चढ़ गए हैं। इसके लिए भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। आज डीजल पेट्रोल जो भाजपा सरकार के पहले कभी 56 रुपये लीटर था, 65 रुपये लीटर था, 100 के पास पहुंच गया, 100 के पार पहुंच गया। जीएसटी हर जगह जीएसटी के माध्यम से सरकार देश को खोखला करने में लगी हुई है। यहाँ तक कि दूध, दही, मक्खन, पनीर जो बच्चों का सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ है, उस पर भी जीएसटी लगा दिया। जीएसटी के दुरुपयोग भी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। अभी जीएसटी के नाम पर व्यापारियों से बड़े पैमाने पर उगाही चल रही थी। अब और तगड़ी उगाही का रास्ता प्रशस्त कर दिया गया, क्योंकि जीएसटी से संबंधित प्रकरण को ईडी के पास जांच के लिए भेज दिया जाएगा। वहीं पर आज़ादी के बाद डबल इंजन की एक ऐसी पहली सरकार है जो राष्ट्रीय संपत्तियों को, राष्ट्रीय परिसंपदा, राष्ट्रीय विभाग को निजी हाथों में बेच रही है। जैसे देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था अदानी और अंबानी के हवाले कर दिया गया। जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीदें होती थी, उन सरकारी विभागों को उद्योगपतियों के हवाले करके हमेशा नौजवानों के सरकारी नौकरियों पर इस सरकार ने लात मार दिया। सरकार के अभी इससे लोड कम होगा। अगर विभागों को प्राइवेट किया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं जो विभागों के अंदर में जो खर्च है उस पर कमी आएगी। हम सरकार का लोड कम करने के लिए इंडिया बना चुके हैं, और इंडिया के माध्यम से इनको हमेशा विदा कर देंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी भाजपा सरकार, न रहेगा इन पर लोड। इंडिया को मुजाहिदीन से तुलना की जा रहा है, तो अब तो मोदी जी उल्टा फंस गए। अब तो मोदी जी को बताना पड़ेगा कि आपने जो बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो मोदी जी बतावें कि इंडिया कहाँ से लिया है। मुजाहिदीन इंडिया से लिया है, इंडियन मुजाहिदीन से लिया है, या ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया है इंडिया, या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से लिया है। तो अब तो मोदी जी ये कह करके उल्टे फंस गए हैं कि आपने इंडिया कहाँ से लिया। अगर बात की जाए तो आप लोग इंडिया के अलायंस के गठन के पहले पीडीए पे बात करते थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के उत्थान की बात करते थे। अब इंडिया के नारे के साथ काम कर रहे हैं, अलायंस के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या जनता और जो समाजवादी पार्टी या आपके घटक दल हैं वो पीडीए भूल जाएं? भाई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उस बैठक में थे जहां इंडिया बना है, तो उनकी सहमति के बगैर थोड़ा बना है। तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश में पीडीए चलेगा, देश में इंडिया की लहर चलेगी।
हम बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। 2024 में भाजपा की विदाई होना तय है और जब से इंडिया बनी है भाजपा के नेताओं में बेचैनी आ गई है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो गए हैं, ऊट पटांग भाषा बोलना शुरू कर दिए। कोई इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन बोलना शुरू कर दिया, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बोलना शुरू कर दिया और बोलने के पहले शायद वो भूल गए कि उन्होंने इंडिया शब्द जोड़ करके एक नहीं आधे दर्जन योजनाएं चलाई हैं। तो अब डबल इंजन की सरकार के नेताओं को बताना चाहिए कि उनका इंडिया कहां से आया। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश में बढ़ती महंगाई से कहीं ना कहीं आम जनता त्रस्त है और अब इंडिया के गठन के बाद से कहीं ना कहीं हम एनडीए को एक कड़ी शिकस्त आने वाले चुनाव में देंगे। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड के 1,69,000 छात्रों का मुंशी, मौलवी, आलिम, कालिम और फाजिल का रिजल्ट घोषित हो गया है, जिससे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने राजधानी लखनऊ के इंदिरा भवन में ऑनलाइन विधि से रिजल्ट को वेबसाइट पर जारी किया। वहीं इस दौरान धर्मपाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार में मदरसों में बेहतरी लाने का कार्य किया जा रहा है। सभी घबराते हैं, लेकिन परीक्षा जीवन को संभालने का काम करती है। जो परीक्षा में तैयार होकर ईमानदारी से प्रवेश करते हैं, परिणाम उनके फेवर में आता है। और शिक्षा ही एक ऐसा है विषय जो संभालने का काम करता है। प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मेन बाय एजुकेशन। जैसे किसान खेती का विकास निराई गुड़ाई सिंचाई से करता है, ठीक उसी तरीके से मनुष्य का विकास शिक्षा से होता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि हम गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश उस तरीके से काम कर रहे हैं। मदरसा शिक्षा को हम मुख्य धारा से जोड़कर गरीब मुसलमानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया है। उसी अनुसार हमारा विभाग पूरी तरीके से काम कर रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। एक कारगिल योद्धा की पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म पर निर्वस्त्र घुमाए जाने के विरोध में और मणिपुर राज्य सरकार की बर्खास्तगी, बलात्कारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर आम सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग थी कि जिन 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया उन्हें सरकार इंसाफ दे। चौथे दिन जो है आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। उनका एक ही मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पे जो है खुल के बात करे, सत्ता पक्ष जो है इस पे खुल के मणिपुर के बारे में बात करे। लेकिन अभी भी जो मानसून सत्र है उसमें चुप्पी साधे बैठे हुए प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी का लगातार कहना है कि जो है पूरी तरह से इस पर बात करे और आम आदमी पार्टी जो है लगातार ये चौथा दिन जो है वो लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रही है। एक ही मांग कर रही है कि बीजेपी सरकार जो मणिपुर के बारे में बात कर, देख सकते हैं किस प्रकार से आज जो है शेखर दीक्षित की अगुवाई में फिर से प्रोटेस्ट हो रहा है। लगातार दिल्ली में भी प्रोटेस्ट जारी है और उनका एक ही मांग है मानसून सत्र में कि मणिपुर के जो मुद्दा है उस पर खुल के बात करें। लोगों को मांग है कि सांसद जी को जो नियमित किया गया उसको वापस लिया जाए और जो मोदी जी अपना इस्तीफा दे, ये हम चाह रहे हैं कि मोदी जी से इस्तीफा मांगना चाहिए। बिल्कुल मांग रहे हैं मोदी जी इस्तीफा दे, है ना। ये बताइए, आप लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या इसका कोई हल निकला है या अगर फिर से नहीं ले तो आगे आपका क्या अगर कदम होगा? बिल्कुल होगा, आगे और प्रदर्शन होंगे और हम आम आदमी पार्टी इसी तरह प्रदर्शन करती रहेगी जब तक नहीं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव आपके पक्ष जो विपक्ष है वो पेश किया, अगर वो खारिज हो जाता है तो आगे क्या करना चाहेंगे? प्रदर्शन करेंगे इसी तरह से। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जिस तरह से महिलाओं को मणिपुर में नंगा घुमाया गया है, आप बताइए, जिस तरह से मोदी सरकार
चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन उस पे जो अमित शाह और राजनाथ सिंह वो खुल के बात करना चाहते हैं, लेकिन बात ही तो नहीं कहाँ बात कर रहे हैं? जब सारे कार्यक्रम हो चुके तब बात करेंगे, सारे कार्ड वहाँ पे हो चुके तब बात करेंगे। कब बात करेंगे वो? अभी 1.5 महीना 2.5 महीना हो गया, तब भी वहाँ पे शांति बनी हुई है ना। किस तरह की शांति बनी है ये? इसको शांति बोलते हैं? शांतिपूर्वक देश है? बताइए आप। क्या मांग है आपका? हमारी मांग है कि उन दोनों औरतों को क्या बोलते हैं, इंसाफ मिलना चाहिए जी। अगर मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश किए हैं, अगर वो खारिज हो जाता है उसके आगे अब क्या आपकी सरकार करेगी? सड़कों पे उतरेंगे, हम उसके लिए प्रदर्शन करेंगे, बार बार लड़ेंगे, कैसे ऐसे खारिज कर देंगे। तो आपने देखा किस तरह से जो यहाँ के जो महिलाएं वो भी आक्रोशित है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक उन 2 महिलाओं को न्याय नहीं मिल जाता है, मोदी सरकार इस पर खुल के बात नहीं करते, हम ऐसे लगातार जो है धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन आरा के पदाधिकारी ब्लॉक अध्यक्ष ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हर ग्राम पंचायत में हर घर पर जल पहुंचाया जाए, साथ ही सभी पात्र के लोगों को आवास श्रेणी में लाकर वापस आवास दिया जाए। अमित त्रिपाठी ने ज्ञापन लेते हुए सभी लोगों को आश्वासन दिया है, सभी लोगों की सूची तैयार करते हुए आवास और सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से हर घर जल पहुंचाने के मिशन को सफल किया जा रहा है। पूजा करा रही सरकार को मंशा है सबको आवास मिलना चाहिए, लेकिन जो पात्र व्यक्ति हैं उनको आवास नहीं मिलना चाहिए। हम वीडियो साहब को अवगत कराना चाह रहे हैं कि जांच करी जाए, जिस पर जो पात्र हैं उनको आवास की खिलाया जाए। सर ये जो बर्तन में जो पाइप जो आ रहे हैं जल वाले, तो वो पत्थर हो रही हैं, तो हम चाह रहे हैं कि वीडियो साहब को अवगत करा दें कि जिस तरह से वो पहले थी पाइप डालने के बाद में उसी तरह से डिस्टेबल करा दी है, क्योंकि घटनाएँ घट रही हैं। इससे पहले कहीं दिए नहीं जाते हैं जी, इससे पहले नहीं दिए, पहली बार जो है यहाँ वीडियो साहब को अवगत कराने आए ज्ञापन के माध्यम से। और आवास कानपुर में डाक पार्सल का काला कारोबार सामने आया है। दरअसल प्राइवेट कंपनी की बसें बिना लिखा पढ़ी के कुरियर कर रही हैं। आरटीओ, जीएसटी और सेल टैक्स की टीमें होने के बावजूद इन ट्रेवल्स वालों को बिल्कुल भी डर नहीं है। कई बड़े सफेद पोश नेताओं के संरक्षण में पार्सल का काला कारोबार चलाया जा रहा है। ये पूरा मामला फजलगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कानपुर में डाक पार्सल को लेकर बड़ा कारोबार जो है वो दिन पे दिन जो है वो प्रगति करते चला जा रहा है। अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से कानपुर में जो फजलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो एजेंसियां बनी हुई हैं, ट्रैवल एजेंसियां बनी हुई हैं, उनको आरटीओ केवल लिखा पढ़ी की अगर बात करें तो आरटीओ केवल इनको रजिस्ट्रेशन देता है कि यात्रियों को लाना और ले जाना, और यात्रियों को केवल जो बैग है, यात्रा जो उनके बैग होते हैं उनको लाना, ये उनका काम है। उसके बाद की जाए तो पूरी तरीके से जो कानपुर में जो ट्रैवल एजेंसियाँ हैं, चाहे शताब्दी ट्रेवल्स हो, कल्पना ट्रेवल्स हो, और भी कई ट्रेवल एजेंसियाँ हैं जो लगातार जो है कानपुर में जो है डाक पार्सल में जो काला कारोबार कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो देखा जाए वीडियो के माध्यम से साफ दिख रहा है कि पूरे जितने भी डाक पार्सल हैं वो सब पूरी गाड़ियों पर लग के आते हैं। इसका कोई लिखा पढ़ी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, और साफ प्राइम टीवी इस खबर को असर जो दिखाएगा, लगातार अभियान में चलाएगा, क्योंकि इसमें जो आरटीओ है और जीएसटी और सेल टैक्स की टीम की बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो इन ट्रैवल एजेंसियों जो है सफेद पोश नेताओं का संरक्षण जो है पूरी तरीके से प्राप्त है। और उसके बाद अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो चाहे भौती बाईपास हो, चाहे विजयनगर चौराहा हो, और चाहे फजलगंज चौराहा, अगर इसके बाद अगर बात की जाए तो सेल टैक्स की और जीएसटी की और स्थानीय पुलिस की मिली भगत से इन जो काला कारोबार ये पूरी तरीके से फल फूल रहा है। और देखना ये है कि जो अधिकारी हैं कब तक इस खबर को संज्ञान में लेते हैं। पर अगर बात की जाए तो प्राइम टीवी इस खबर को लगातार जो है वो प्रकाशित करता रहेगा जब तक कार्रवाई नहीं किया जाता है। तो इस वक्त के लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रेलवे ने अवैध अतिक्रमण पर एक अभियान चलाया है। बता दें कि रेलवे ने अवैध अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया है। खबर लखनऊ से है। रेलवे की जमीन पर बने घरों पर चला बुलडोजर, बड़ी कार्रवाई की गई है। रेलवे की जमीन पर बने घरों पर बुलडोजर चलाया गया। रेलवे ने अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चलाया। रेलवे बहुत पहले अतिक्रमण हटाने को नोटिस दे चुका है। बंदरियाबाग के रेलवे ट्रैक के किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। खबर लखनऊ से है। रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। 15 पक्के और 19 झोपड़पट्टी मकानों पर की गई कार्रवाई।
खबर लखनऊ से है, जहां पर रेलवे ने अवैध अतिक्रमण को हटवाया। एडीएम आरती मीना के आदेश पर की गई कार्रवाई। रेलवे ने अवैध अतिक्रमण पर चलाया अभियान। खबर लखनऊ से है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, रेलवे ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया है। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए रेलवे की, तो रेलवे के द्वारा आज एक अभियान चलाया गया, जिसमें ये अभियान जो था वो रेलवे के अगल बगल जो पूरा एक अभियान चला हुआ था, यानी कि वहां पर पूरी तरीके से कब्जा किया गया था अवैध रूप से। यानी कि जो पहले रेलवे ट्रैक के बगल में झोपड़ियां बनाई गई, उन झोपड़ियों के बाद वहां पर पक्के मकान बना दिए गए। उन पक्के मकानों में पूरा परिवार भी रह रहा था, जिसको लेकर लगातार जो रेलवे विभाग है वो नोटिस दे रहा था कि इसको ध्वस्त किया जाए, इसको हटाया जाए, वरना जो रेलवे विभाग है उनके द्वारा से एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो निर्देश दिए गए थे, जो नोटिस दी जा रही थी, उस पर किसी तरह का जो वहां पे लोग रह रहे थे वो लोग संज्ञान नहीं ले रहे थे। इसके बाद आज एक बड़ा अभियान चलाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग जो 15 पक्के मकान थे उनको ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही जो रेलवे ट्रैक के आसपास जो झोपड़पट्टियां बनी हुई थी, उन झोपड़पट्टियों के आधार पर वहां पर जो कब्जा किए हुए थे उनको हटाया गया है। फिलहाल ये कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, तो इस दौरान जो आरपीएफ की बात की जाए, रेलवे विभाग के बड़े अधिकारी की बात की जाए, या फिर सीआरपी पुलिस की बात की जाए, तीनों ही लोग वहां पर मौजूद रहे और उनकी निगरानी में ये पूरी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही जो हिदायत देने की बात कही जाए, तो जो हिदायत दी गई है वो हिदायत ये दी गई है कि जिस तरीके से इन लोगों का ये अवैध कब्जा हटवाया गया है, ये कब्जा दोबारा न हो सके। क्योंकि अगर ये बात केवल बंदरिया बाग की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात अगर हम करें, चाहे चारबाग का रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक ले लीजिए, उसके आसपास से तस्वीरें जो आती हैं वहां पर झोपड़पट्टियां बनी हुई हैं, या फिर मरियाओं रेलवे स्टेशन की बात ले लें। कलीम, आपने बताया कि पहले से नोटिस दी गई थी, तो कितने दिन पहले ये नोटिस दी गई थी? देखिए, लगभग जिस तरीके से रेलवे विभाग की बात की जाए, तो रेलवे विभाग के द्वारा लगातार कई नोटिसें दी गई, यानी कि साल भर पहले से लगातार नोटिसें दी जा रही थी। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, रेलवे ट्रैक जिस तरीके से रेलवे क्रॉसिंग बने हुए, वहां पर जो दूसरी रेलवे ट्रैक दौड़ रही थी, क्योंकि रेलवे ट्रैक का जो काम चल रहा था उसको लेकर के लगातार जो हिदायत देते हुए नोटिस दी जा रही थी मकान को ध्वस्तीकरण करने की, उन मकानों को वहां से हटाने की, लेकिन इन लोगों के द्वारा किसी तरह हटाया नहीं जाता। इससे पहले जब अभियान चला था, तो उस अभियान के तहत विरोध भी देखने को मिला था, क्योंकि उस दौरान केवल एक नोटिस चस्पा कर दी गई थी। लेकिन अब जो अभियान है उसके तहत कह सकते हैं कि जो अभियान है वो अभियान की शुरुआत हो चुकी है, और रेलवे विभाग ने आज पहली बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्योंकि जो बड़ी कार्रवाई है उसमें 15 मकान जो पक्के मकान थे उनको गिराया गया, और झोपड़पट्टियां तो हटाई गई हैं। फिलहाल जो वहाँ परिवार रह रहे थे, उन परिवार को हिदायत भी दी गई है कि वो उनके द्वारा वहां पर दोबारा कब्जा न किया जाए। अगर दोबारा कब्जा होता है तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी जो जमीन है, उन जमीनों पर जिस तरीके से कब्जा होता है उसको लेकर सरकार भी हिदायत दे रही, सरकार भी लगातार इस मामले को नोटिस दे करके वहाँ पे अभियान चलाने की बात कर रही थी। उसी अभियान के तहत ये आज बड़ी जो कार्रवाई हुई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है, और जो आज अभियान में ध्वस्तीकरण किया गया है, उन ध्वस्तीकरण के बाद क्या वहां से पर दोबारा ये लोग कब्जा करते हैं, या फिर ये लोग वहां से हटते हैं। और अगर दोबारा कब्जा होता है तो जो कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी गई है, क्या वो कानूनी कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल लगातार बना रहेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। लखनऊ में मुहर्रम आज भी नवाबों के तौर तरीके से मनाया जाता है। 7 मुहर्रम का मेहंदी का जुलूस भी हाथी घोड़े ऊंट के साथ अपने पुराने अंदाज में निकाला जाता है। शाही मेहंदी का जुलूस बड़े इमामबाड़े से उठकर रूमी गेट होते हुए छोटे इमामबाड़े तक जाता है। इस जुलूस में हजारों की संख्या में अजादारों की भीड़ शामिल रहती है। जुलूस की निगरानी के लिए डीसीपी वेस्ट राहुल राज सहित कई क्षेत्रों के एसीपी और कई थाना प्रभारी जुलूस पर सुरक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। बारिश और उमस के बीच बीमारियां बढ़ने लगी हैं। इसी बीच आई फ्लू बच्चों और बड़ों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। बच्चों के संक्रमित होते ही परिवार के सदस्य भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में एकदम से मरीजों की संख्या बढ़ गई है। रोजाना लगभग 200 के आसपास ओपीडी में मरीज पहुंच रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। है वो आई फ्लू के हैं, जिसको हम वायरल कंजंक्टिवाइटिस कह सकते हैं। और पेशेंट जो आ रहे हैं उसमें हर एज ग्रुप के आ रहे हैं, ख़ास तौर से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या फिर छोटे बच्चे। ये अच्छी बात ये है इस डिजीज़ के साथ कि ये सेल्फ लिमिटिंग है। ये करीब 5 से 7 दिन में ये अपने आप सेल्फ रिकवर हो रही है। और हम लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो अधिकतर सेकेंडरी प्रिवेंशन के तौर पे एक तरीके से प्रिकॉशनरी कर रहे हैं कि इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन कोई और ना होने पाए।
और दूसरी चीज़, इसमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम कैसे इससे बचें। जैसे किसी भी घर में अगर किसी एक फैमिली मेम्बर को या बच्चे को ये बीमारी होती है तो उससे कोशिश ये करें कि उसका यूज किया हुआ सामान, जैसे कि टॉवेल है घर में और रुमाल है, या फिर बच्चा अगर आँख पोंछ करके कोई खिलौना, छोटा बच्चा है खिलौना रख देता है, तो उसमें दूसरे बच्चे हाथ ना लगाएं या उसको उपयोग में ना लाएं, क्योंकि इसमें जो आई से डिस्चार्ज हो रहा है, बेसिकली ट्रांसमिशन जो इन्फेक्शन का हो रहा है उसी की वजह से दूसरों को भी फैल रहा है और बड़ी तेज़ी से फैलता है। इसमें खास तौर से ये देखा गया बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों में खेलने की टेंडेंसी दर्द हो रही है और आँख में पानी भी है, आँख लाल हो रही है। कल दोपहर से ये हो रहा है और मेरे घर में एक छोटे भाई था, उसको भी ऐसे ही हुआ था। किस तरह की परेशानी हो रही है? बहुत आँख में दर्द हो रही है। और जलन हो रही है? नहीं, जलन कैसा? जी आँख में खुजली हो रही है और सर दर्द बहुत हो रहा है आँख की वजह से। मेरा नाम फौजिया है। खबर प्रयागराज से है, जहां सिविल लाइन सुभाष चौराहे पर मसीही समाज के लोगों ने मणिपुर में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार और ईसाई समुदाय पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही देश और मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकने के साथ साथ देश में शांति बहाल करने की प्रार्थना भी की। एक्चुअली मणिपुर में पिछले 2 महीने से विशेष रूप से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, ईसाइयों पर भी अत्याचार हो रहा, महिलाओं पर विशेष रूप से अत्याचार हो रहा, और वो जो भयानक तस्वीरें जो सामने आई हैं उससे हम लोग बहुत दुखी हैं। और भारतवर्ष में हम लोग चाहते हैं कि शांति बहाल हो, हम चाहते हैं कि शांति का राज की स्थापना हो और हर एक इंसान यहाँ पर शांति से जिए, और इसके लिए हर एक मानव को तैयार रहना है और हर एक इंसान को कोशिश करनी है। और हमारी ये रैली का मकसद यही था कि शांति का संदेश देना, कि सभी लोग शांति में जिएं और विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान करें। खबर लखनऊ के डौजा थाना क्षेत्र से है, जहां घर से अमृत सरोवर टहलने निकली एक किशोरी को गांव के ही 2 युवकों ने बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला। वहीं बेटी को ढूंढते हुए उसकी मां मौके पर पहुंची, जहां आरोपियों ने लड़की की मां की जमकर पिटाई कर दी और लड़की को लेकर फरार हो गए। महिला का आरोप है कि जब इसकी शिकायत इंडौजा थाने से की गई तो पुलिस कर्मियों ने शिकायत की कॉपी बदलवाने का दबाव डाला, जिसके बाद उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद इंडौजा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लड़की को बरामद कर लिया। राजधानी लखनऊ के डीसीपी ट्रैफिक आशीष श्रीवास्तव ने टेढ़ी पुलिया चौराहे पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान कार्यक्रम में सृजन फाउंडेशन के वॉलंटियर्स के साथ मिलकर जनता को ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिखाया। डीसीपी ट्रैफिक ने छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए अपील की। वहीं जागरूकता कार्यक्रम में शामिल डीसीपी ट्रैफिक ने कहा कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का हमेशा अवश्य प्रयोग करें। चौराहों पर चलाता रहता है। आज उसी क्रम में टेढ़ी पुलिया चौराहे पर हमारे वॉलंटियर्स के साथ में हमने एक कछुआ फोर्स के साथ में लोगों को जागरूक किया है। कछुआ फोर्स में छोटे बच्चों ने कछुए की टॉर्टोइज की ड्रेस पहन करके सभी जो पिलियन राइडर्स हैं, यानी जो 2 व्हीलर चलाते हैं, उन सब से रिक्वेस्ट की कि हम हमेशा हेलमेट लेकर के चलते हैं। कछुओं के ऊपर एक हेलमेट है, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि सभी 2 पहिया वाहन जो भी चलाते हैं और जो पीछे बैठते हैं उनको भी हेलमेट पहनना चाहिए। हम अगर पहन रहे हैं तो आपको भी पहनना चाहिए। तो मेरी आशा है कि आज जो छोटे बच्चों ने प्रयास किया है, उस प्रयास से जो यहाँ से जो भी पिलियन राइडर निकले और जिन्होंने हमारे बच्चों को देखा है, उनके मन में ज़रूर विश्वास आएगा कि कानपुर में शातिर ठग ने चीफ इनकम टैक्स ऑफिस की डीपी लगाकर इनकम टैक्स कमिश्नर से 1 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगी की जानकारी होने पर उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। प्रीति जैन दास प्रधान आयकर आयुक्त के पद पर कार्यरत है। प्रीति के मुताबिक 2 दिन पहले प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त शिशर झा सर डीपी लगाया गया है। प्रीति ने कोतवाली थाने में ठग के खिलाफ मोबाइल नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है। सुश्री प्रीति जैन है, चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर है कानपुर में। इनके द्वारा कल सूचना दी गई कि किसी आदमी के द्वारा, किसी फर्जी आदमी के द्वारा चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर जो इनके बॉस हैं, उनकी प्रोफाइल पिक लगाकर इनसे अमेजन के गिफ्ट कार्ड मांगे गए। और जब इनको संदेह हो, इन्होंने उसमें 5 गिफ्ट कार्ड खरीदे थे अमेजन के, और उसके बाद जब उन लोगों के द्वारा फिर से मांगा गया तो इन्हें कुछ संदेह हुआ
तो इन्होंने अपने बॉस से क्रॉस वेरीफाई किया। खबर गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना लिंक रोड क्षेत्र का है, जहां कार से स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि दो युवक कार की खिड़की पर लटक कर हरियाणवी गाने पर झूम रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि उसकी कार को सीज कर दिया है। फरीदाबाद में हर रोज मर्डर होने की वारदातें सामने आ रही है। इसी के चलते गाजीपुर क्षेत्र के जीवन नगर में चौथे मर्डर की वारदात सामने आई, जिसमें एक युवक की हत्या करके उसका शव फेंक दिया गया और शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, कोई सोनू है, पिताजी का नाम है ललित कुमार। हमें सूचना मिली कि उसकी किसी ने हत्या कर दी, तो हम मौका पर पहुँचे। मौका पर काफ़ी आदमी मौजूद मिले और डेड बॉडी को बिक्की में रखवा दिया है। अब परिजन जैसे बयान देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कितनी उम्र है लगभग युवक की? 33 साल। 33 साल। तो अभी जो कार्रवाई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, कुछ पता लगा क्या हुआ था आखिर? अभी पूछताछ चल रही है, अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई, उसके बाद ही पता चलेगा। परिजन इस वक्त कहाँ पर है? आए नहीं वो यहाँ? परिजन हमारे साथ ही हैं, थाने गए। ओके। अलीगढ़ में किराए के मकान में रह रहे पति पत्नी के बीच हुई मामूली कहासुनी के चलते पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नहीं थी, मियां बीवी खूब खाना वाना खाते सोए, खूब टहले छत पे पूरे रात भर में, और पता नहीं किस कारण क्या घटना करी, हमें कुछ जानकारी। आज सुबह थाना कुआरसी के अंतर्गत नंगला पटवारी चौकी के मौलाना आज़ाद नगर के गली नंबर 2 में पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति आसिफ सन ऑफ माशूक अली द्वारा अपनी पत्नी हिना को खुरपी से वार करके मार दिया है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौके से ही आरोपी आसिफ सन ऑफ माशूक अली को मैं आला कत्ल खुरपी के गिरफ्तार किया है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम और पंचायतनामे की कार्रवाई हेतु अस्पताल भेजा गया है। साथ ही साथ जो मृतका है उसके परिवारजनों से तहरीर प्राप्त की गई है। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।